हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमारा चैप्टर चल रहा था इश्यू ऑफ डिवेंचर्स और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एट पार एंड इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एट प्रीमियम। आज हम करेंगे इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एट डिस्काउंट। कुछ डिफरेंट पढ़ेंगे। देखो, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एट पार एंड एट प्रीमियम, journal entries for these two topics have been passed in the same manner as we have done in case of issue of shares. But issue of shares के केस में हमने देखा था कि shares can never be issued at a discount except sweat equity shares. तो issue of shares चैप्टर के अंदर हमने डिस्काउंट पे शेयर्स को इश्यू करने की एंट्रीज पास करना नहीं सीखा, क्योंकि शेयर्स डिस्काउंट पे इश्यू किए ही नहीं जा सकते अकॉर्डिंग टू द न्यू कंपनीज एक्ट 2013। बट देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एट डिस्काउंट। तो आओ इस टॉपिक को हम पढ़ते हैं। तो देखो, डिवेंचर्स को डिस्काउंट के ऊपर इश्यू किया जा सकता है, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। एंड व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ डिस्काउंट इन केस ऑफ इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एट डिस्काउंट? देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन इन द कंपनीज एक्ट 2013 के मैक्सिमम लिमिट ऑफ इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एट डिस्काउंट विल बी एट सच लिमिट। यानी हम ये नहीं कह सकते कि 100 रुपीज का डिवेंचर मैक्स टू मैक्स 80 रुपीज पे इश्यू किया जा सकता है, या 70 पे इश्यू किया जा सकता है, या 50 पे इश्यू किया जा सकता है। द रेट ऑफ डिस्काउंट विल बी डिसाइडेड बाय द कंपनी इटसेल्फ। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एट डिस्काउंट, एंड even there is no limit of discount given in the कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर मैक्सिमम लिमिट ऑफ डिस्काउंट भी कोई गिवन नहीं है। ये कंपनी खुद डिसाइड करेगी कि उसको डिवेंचर्स कितने डिस्काउंट के ऊपर इश्यू करने। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखो, एक चीज मैं आपको बताता हूं। अगर 100 रुपीज का डिवेंचर कंपनी 80 रुपीज पे इश्यू कर रही है, ये है नॉमिनल वैल्यू एंड दिस इज इश्यू प्राइस। तो डिस्काउंट आपका हो गया 20 रुपीज पर डिवेंचर। डिस्काउंट इज 20 रुपीज पर डिवेंचर। अब मान लो अगर कंपनी ने 10,000 डिवेंचर्स इश्यू किए हैं, तो टोटल डिस्काउंट कितना होगा? टोटल डिस्काउंट विल बी 10,000 इंटू 20 रुपीज। ये हो गया आपका 2 लाख रुपीज। अब ध्यान रखना, सिंस डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स इज अ कैपिटल लॉस फॉर द कंपनी, कंपनी डिवेंचर्स किस पर्पज से इश्यू कर रही है? फॉर द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। कंपनी को जो पैसों की जरूरत है, रुपयों की जरूरत है अपने बिजनेस को रन करने के लिए, अगर बाय द इश्यू ऑफ शेयर्स कंपनी की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही है, तो लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए कंपनी डिवेंचर्स इश्यू करती है। ये हम अर्लियर लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर कंपनी ने डिवेंचर्स इश्यू किए 10,000 ऑफ रुपीज 100 ईच, इश्यूड एट 80 रुपीज पर डिवेंचर। डिस्काउंट हो गया आपका 20 रुपीज। टोटल डिस्काउंट अलाउड बाय द कंपनी ऑन द इश्यू ऑफ डिवेंचर्स इज 2 लाख। नाउ देयर इज अ रूल इन द कंपनीज एक्ट 2013 के ये जो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स आया 2 लाख रुपीज का, दिस विल बी written off by the company in the same year in which it is incurred by the company। यानी ये जो 2 लाख रुपीज हैं, ये कंपनी को उसी फाइनेंशियल ईयर में राइट ऑफ करने पड़ेंगे जिस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने इनको इनकर किया है। मान लो हमारा फाइनेंशियल ईयर है 2020-21,
तो कंपनी को ये 2 लाख रुपीज 2021 के ईयर एंड में राइट ऑफ करने मैंडेटरी हैं। अब कंपनी इनको राइट ऑफ कहां से कर सकती है? कंपनी इनको राइट ऑफ कहां से करेगी? राइट ऑफ करने के लिए 3 प्रायोरिटी ऑर्डर हैं। फर्स्ट आप इसको राइट ऑफ कर सकते हो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से। अगर कंपनी के पास सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं SPR, तो कंपनी वहां से इसको राइट ऑफ करेगी। अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अवेलेबल नहीं है तो सेकंड प्रायोरिटी दी जाती है कैपिटल रिजर्व। कंपनी इसको कैपिटल रिजर्व से राइट ऑफ करेगी। और अगर कंपनी के पास कैपिटल रिजर्व भी अवेलेबल नहीं है तो लास्ट एंड फाइनल ऑप्शन जो हमेशा रहता है कंपनी के पास, वो है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कंपनी इसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ करेगी। तो ध्यान रखना, कंपनी को सेम फाइनेंशियल ईयर में ही डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को राइट ऑफ करना पड़ेगा, आइदर फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व और कैपिटल रिजर्व और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब मान लो कंपनी के पास SPR था 80,000 रुपीज का, 60,000 का कंपनी के पास सिक्योरिटीज 60,000 का कंपनी के पास कैपिटल रिजर्व है और बैलेंस अमाउंट फिर कंपनी कहां से राइट ऑफ करेगी? स्टेटमेंट ऑफ P&L से। तो आउट ऑफ रुपीज 2 लाख कंपनी 80,000 SPR से राइट ऑफ करेगी, फिर नेक्स्ट 60,000 कैपिटल रिजर्व से राइट ऑफ करेगी। टोटल कितना हो गया? 1,40,000। रिमेनिंग 60,000 कंपनी फिर स्टेटमेंट ऑफ P&L से राइट ऑफ करके कंप्लीट 2 लाख रुपीज ऑन 31 मार्च 21 राइट ऑफ करेगी डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। आई होप ये क्लियर होगा। तो आपको पेज नंबर 8.10 चैप्टर हमारा चल रहा है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, वहां पे ये टॉपिक दे रखा है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एट डिस्काउंट। इसकी कंप्लीट थ्योरी में आपको पढ़ा चुका हूं, कॉन्सेप्ट में आपको समझा चुका हूं। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है सूर्या लिमिटेड इश्यूड 2,215% डिवेंचर्स of rupees 100 each at a discount of 10% payable as follows: 25 on application, 25 on allotment and balance on final call, first and final call। कंपनी को एप्लीकेशंस रिसीव हुई 2000 डिवेंचर्स के लिए एंड अलॉटमेंट वाज मेड। ऑल द मनी वर ड्यूली रिसीव्ड। एक्सपेंसेस ऑन द इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अमाउंटेड टू रुपीज 10,000। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फर्स्ट ईयर ओनली। Company decided to write off all capital losses in the first year itself। देखो एक बात का ध्यान रखना, when the debentures are issued at discount, हमने अभी रूल पढ़े कि जो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर होगा उसको फर्स्ट ईयर में ही राइट ऑफ करना होगा। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो डिस्काउंट को राइट ऑफ करने की एंट्री आप जरूर पास करोगे, लेकिन अगर क्वेश्चन में डिस्काउंट को राइट ऑफ करने की जो एंट्री है उसको इग्नोर करने के लिए क्लियर कट लिखा हुआ है तो फिर आप उस जर्नल एंट्री को इग्नोर करोगे अपने सॉल्यूशन के अंदर। इस बात का ध्यान रखना। अब इस क्वेश्चन में एक माइनर सी मिस्टेक है। मैंने जब आपको इश्यू ऑफ डिबेंचर्स पढ़ाया था, स्टार्टिंग में हमने कॉन्सेप्ट किए थे, तो मैंने आपको बताया था कि जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया इश्यू ऑफ शेयर्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है, सेम क्राइटेरिया इश्यू ऑफ डिबेंचर्स के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। तो जितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स कंपनी ने इश्यू किए, एटलीस्ट 90% ऑफ द इश्यूड डिबेंचर्स मस्ट बी सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक, अदरवाइज द इश्यू विल बी कैंसल्ड। बताया था मैंने आपको। इस क्वेश्चन में कंपनी ने इश्यू किए हैं 2500 डिबेंचर्स, जबकि पब्लिक अप्लाई कर रही है 2000 डिबेंचर्स के लिए। तो यहां तो देखो भाई 80% डिबेंचर्स ही सब्सक्राइब हुए। 2000 इज 80% ऑफ 2500,
तो ये माइनर सी मिस्टेक है, इसको करेक्ट करने का एक तरीका ये है कि ये जो 2500 कंपनी ने इशू किए हैं, आप 2500 की जगह 2200 लिख लो। यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ते समय मैंने 2200 ही बोला था, तो आपको कोई डाउट ना रहे, सही कर लेना उसको। कंपनी ने इशू किए हैं कितने, 2200 डिबेंचर्स। अब आप देखोगे कि ये ग्रेटर देन 90% पब्लिक ने सब्सक्राइब किया। 2200 का 10% करते हो तो 220 आता है। 2200 में से 220 लेस करोगे तो 1980 डिबेंचर्स, जबकि पब्लिक ने अप्लाई किए 2000 डिबेंचर्स। अब क्वेश्चन आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को। अब ये सिचुएशन कौन सी होगी बेटा, अंडर सब्सक्रिप्शन की सिचुएशन होगी। ये सिचुएशन अब आपकी अंडर सब्सक्रिप्शन की हो गई। ध्यान रखना, however company has issued 2200 debentures but public has applied only 2000 debentures, so journal entries will be passed according to the number of debentures applied by the public। वही सेम रूल्स हैं जो हमने इश्यू ऑफ शेयर्स के अंदर पढ़े थे। अब देखो यहां पर 2200 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच कंपनी ने इश्यू किए एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, तो मैं कह सकता हूं एट द रेट ऑफ 90। और ये 90 रुपीज कंपनी कैसे मांग रही है, ये 90 रुपीज कंपनी मांग रही है 25 ऑन एप्लीकेशन, 25 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो 90 रुपीज में से 50 यहां पर हो गए, तो बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 40 रुपीज हो गए। ठीक है, अब एंट्रीज हमें पास करनी है। तो देखो फर्स्ट एंट्री 2000 डिवेंचर्स के ऊपर आपको एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई 25 रुपीज की। सर हमें ये तो बताओ कि ये जो 10 रुपीज का डिस्काउंट आया, ये हम एप्लीकेशन लेवल पे कंसिडर करें, अलॉटमेंट लेवल पे कंसिडर करें, या कॉल लेवल पे कंसिडर करें। देखो जैसे इन केस ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स हमने पढ़ा था कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो प्रीमियम हमेशा अलॉटमेंट लेवल पे कंसिडर करते हैं। इन द सेम वे when the debentures are issued at a discount and the question is silent that at which stage discount is to be considered, then you have to consider discount only and only at the level of allotment। ये आपका एप्लीकेशन लेवल है, ये आपका अलॉटमेंट लेवल है, और ये आपका कॉल लेवल है। तो आप अलॉटमेंट लेवल के ऊपर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को कंसिडर करोगे। ठीक है, आओ पहली एंट्री देखो। 2000 डिबेंचर्स पे 25 रुपीज एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई। फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू, आपके कितने परसेंट डिबेंचर्स है, 15%, तो टू 15% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना आएगा यहाँ पर, 2000 डिबेंचर्स इंटू 25 रुपीज, 50,000 रुपीज हमने एप्लीकेशन मनी रिसीव की। क्लियर है। ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट, डेट ऑफ अलॉटमेंट के ऊपर कंपनी एप्लीकेशन मनी डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करेगी, तो 15% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 50,000 रुपीज टू 15% डिबेंचर्स अकाउंट 50,000। आई होप क्लियर होगा। उसके बाद अलॉटमेंट मनी आप ड्यू करोगे, तो अलॉटमेंट मनी ड्यू करते हैं तो 15% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अगेन वही 2000 इंटू 25, 50,000 रुपीज, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ
डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 10 रुपीज पर डिबेंचर डिस्काउंट हो गया 2000 डिबेंचर्स तो 2000 इंटू 20,000 टू 15% डिबेंचर्स अकाउंट 70,000 रुपीज। ठीक है, इसके बाद आप अलॉटमेंट मनी रिसीव करोगे तो ऑन द डेट व्हेन द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट मनी इज रिसीव्ड बाय द कंपनी एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट। कितना रिसीव करोगे? ओनली 50,000 रुपीज, बाकी तो डिस्काउंट दे दिया ना आपने। तो टू 15% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 50,000 रुपीज। क्लियर? अब आपके फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के रह गए 40 रुपीज। देखो 25 रुपीज एप्लीकेशन पे हो गए एंड 35 रुपीज हमने कंसिडर कर लिया अलॉटमेंट लेवल पे। टोटल कितने हो गए? 60 रुपीज। 40 रुपीज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे तो कंप्लीट हो जाएंगे 100। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के 40 रुपीज ऑन 2000 डिबेंचर्स, तो हम लिखेंगे 15% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 2000 इंटू 40 यानी 80,000 रुपीज टू 15% डिबेंचर्स अकाउंट 80,000। अब ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट हम करते हैं रिसीव। तो जिस डेट के ऊपर आप फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट रिसीव करोगे एंट्री विल बी पास्ड बैंक अकाउंट डेबिट 80,000 रुपीज टू 15% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 80,000 रुपीज। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको लास्ट में कह रहा था कि कंपनी ने डिबेंचर इश्यू एक्सपेंसेस किए हैं 10,000 रुपीज के और कंपनी ने डिसाइड किया है टू राइट ऑफ ऑल द कैपिटल लॉसेस इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ। तो भाई पहले तो डिबेंचर इश्यू एक्सपेंसेस बुक करेंगे। तो एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज टू बैंक अकाउंट। पहले एक्सपेंसेस तो बुक करो, उसके बाद ही तो राइट ऑफ करोगे 10,000 रुपीज। ठीक है, अब आपके डिस्काउंट आया था 20,000 का और 10,000 के डिबेंचर इश्यू एक्सपेंसेस आ गए। टोटल आपके कैपिटल लॉसेस हो गए 30,000 रुपीज के। इनको राइट ऑफ कर दो। अब राइट ऑफ करने के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी एसपीआर। वी डोंट हैव एसपीआर, वी डोंट हैव कैपिटल रिजर्व इन द क्वेश्चन, सो दिस 30,000 will be written off from statement of P&L. Entry will be statement of profit and loss account debit to discount of issue of debentures account 20,000 और to expenses on issue of debentures account 10,000। टोटल हो गया 30,000। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया इश्यू ऑफ डिबेंचर्स का, जो कि आपकी बुक में गिवन था। इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो हम फिर नेक्स्ट टॉपिक करेंगे।
आई होप यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। देखो बच्चों, अभी तक हम पढ़ रहे थे इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश। अब अगर कंपनी डिबेंचर्स इश्यू कर रही है और इन रिटर्न कंपनी को कैश के अलावा कंसिडरेशन में कोई असेट रिसीव हो रही है, तो उसको हम बोलेंगे इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। जैसे मान लो कभी किसी कंपनी को किसी असेट की रिक्वायरमेंट है, कंपनी ने न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेज की, और जो वेंडर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी है उसके साथ कंपनी का एग्रीमेंट हो गया कि जो वेंडर है वो कंपनी से पेमेंट इन कैश नहीं लेगा, बल्कि कंपनी उसको न्यू डिबेंचर्स इश्यू कर देगी इन स्पाइट ऑफ मेकिंग पेमेंट ऑफ कैश। ठीक है ना। तो मान लो 10 लाख रुपीस की प्लांट एंड मशीनरी कंपनी ने खरीदी और बदले में कंपनी 10 लाख रुपीस पे नहीं कर रही वेंडर को, कंपनी ने डिबेंचर्स इश्यू कर दिए, तो 10 लाख रुपीस के डिबेंचर्स कंपनी वेंडर को इश्यू करेगी। तो यहाँ पर कंपनी ने जो 10 लाख रुपीस के डिबेंचर्स इश्यू किए उसको बोला जाएगा इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये तो एक सिंगल असेट की बात हो गई। कई बार क्या होता है, कंपनी किसी रनिंग बिजनेस को भी परचेज कर लेती है। तो रनिंग बिजनेस जब परचेज करती है कंपनी, तो डिफरेंट सन्ड्री असेट्स कंपनी परचेज करेगी, डिफरेंट सन्ड्री असेट्स कंपनी टेक ओवर करेगी, और डिफरेंट सन्ड्री लायबिलिटीज भी कंपनी टेक ओवर करेगी एज पर द एग्रीमेंट, एज पर द एग्रीमेंट फाइनलाइज्ड बिटवीन द परचेजिंग कंपनी एंड सेलिंग कंपनी। जो परचेजिंग कंपनी है वो सेलर कंपनी की डिफरेंट असेट्स और डिफरेंट लायबिलिटीज को टेक ओवर करेगी। तो जिस भी अग्रीड वैल्यूज के ऊपर परचेजिंग कंपनी सेलर कंपनी की असेट्स और लायबिलिटीज को टेक ओवर करेगी उसको हम बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। उसको हम क्या बोलते हैं, परचेज कंसिडरेशन, और शॉर्ट में इसको हम बोलते हैं पीसी, परचेज कंसिडरेशन। मान लो कंपनी ने सन्ड्री असेट्स जो टेक ओवर की वो है 20 लाख रुपीस की, जबकि सन्ड्री लायबिलिटीज की अग्रीड वैल्यू 5 लाख रुपीस की। जबकि क्वेश्चन में आपको, अगर क्वेश्चन साइलेंट है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो यहां पर आपका परचेज कंसिडरेशन होगा 20 लाख माइनस 5 लाख, दैट इज 15 लाख रुपीस। ये आपका परचेज कंसिडरेशन बन जाएगा। ठीक है, यहां पर तो सिंपल सी बात है कि 15 लाख रुपीस के फिर कंपनी वेंडर को क्या इश्यू कर देगी, सेलर कंपनी को अपने डिबेंचर्स इश्यू करेगी 15 लाख रुपीस के। यहां पर तो परचेज कंसिडरेशन हमने कैलकुलेट किया कैसे, टोटल सन्ड्री असेट्स टेक ओवर, अग्रीड वैल्यूज of those sundry assets 20 lakh minus में agreed values of sundry liabilities taken over by the purchasing company 5 lakh, तो 20 minus 5 is equal to 15 lakh will be your purchase consideration. But sometimes in the question amount of purchase consideration is also given. Like अगर यहाँ पे मैं बोलूँ कि कंपनी का डिसाइड हुआ दोनों कंपनीज के बीच में परचेज कंसिडरेशन 18 लाख, तो यहाँ पर नेट असेट्स जो हमने टेक ओवर की, जो नेट असेट्स हमने टेक ओवर की वो तो 15 लाख रुपीस की ही है। तो फिर कंपनी 18 लाख किस बात का पे कर रही है, 3 लाख जो एक्सेसिव कंपनी पे कर रही है, दैट विल बी कॉल्ड गुडविल। वेरी गुड, आपने इश्यू ऑफ शेयर्स में भी तो हमने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है। तो जो 18 लाख आप पे कर रहे हो, तो एक्सेस ऑफ परचेज कंसिडरेशन ओवर नेट असेट्स दैट इज 3 लाख रुपीस। This 3 lakh rupees is the value of goodwill of the seller company for which purchasing company will make the payment. तो 3 लाख रुपीस क्या होगी, गुडविल। लेकिन अगर आपका परचेज कंसिडरेशन डिसाइड हो 14 लाख रुपीस का, 14 लाख रुपीस का अगर परचेज कंसिडरेशन डिसाइडेड हो, तो यहां पर तो नेट असेट्स है 15 लाख, जबकि
परचेज कंसिडरेशन डिसाइड हो रहा है 14 लाख रुपीस का, तो मैं बोलूंगा एक्सेस ऑफ नेट असेट्स over the amount of purchase consideration, that is rupees 1 lakh, is a yes capital reserve के बिजनेस को परचेज करते टाइम ही कंपनी को 1 लाख रुपीस का प्रॉफिट हो गया जो कि कंपनी बुक करेगी। सिंपल सी बात है, आपको एक एग्जिस्टिंग सेटअप जिसकी नेट असेट्स आप टेक ओवर कर रहे हो 15 लाख रुपीस की हैं, एक एग्जिस्टिंग रनिंग बिजनेस है जिसको आप टेक ओवर कर रहे हो, उसकी जो नेट असेट्स हैं वो 15 लाख रुपीस की हैं, और 15 लाख रुपीस की नेट असेट्स कंपनी 14 लाख में एग्रीमेंट हो गया सेलर कंपनी के साथ परचेजिंग कंपनी का, तो परचेजिंग कंपनी इज अर्निंग प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1 लाख। सिंस दिस प्रॉफिट इज ऑफ कैपिटल नेचर, सो दिस कैपिटल प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम इश्यू ऑफ शेयर्स चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, जहां पर हमारा टॉपिक था इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। बस टॉपिक का नाम चेंज हो गया है, कॉन्सेप्ट सेम ही है। अब टॉपिक का नाम क्या है? इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। बाकी जो भी एंट्रीज वगैरह हैं वो सेम उसी वे में पास होंगी जिस वे में हम इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश की एंट्रीज करते थे। ठीक है, आओ अब इसका एक क्वेश्चन करते हैं। हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8। सर पहले एंट्री समझा दो। चलो भाई पहले एंट्री समझो। When the assets and liabilities taken over by the company from the vendor company, entry will be passed. Sundry assets account debit to sundry liabilities account or to वेंडर अकाउंट। ठीक है ना, वेंडर अकाउंट हमेशा क्रेडिट करोगे परचेज कंसिडरेशन के अमाउंट से, इस चीज का ध्यान रखना। फर्स्ट एंट्री, एंट्री नंबर सेकंड। अब ध्यान रखो कि डिबेंचर्स इश्यू किया कर सकती है कंपनी एट पार, एट प्रीमियम एंड ऑल्सो एट अ डिस्काउंट। तो अगर डिबेंचर्स एट पार इश्यू कर रही है तो कंपनी एंट्री करेगी वेंडर अकाउंट डेबिट अगेन बाय द अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन टू, मान लो कूपन रेट 12% का है डिबेंचर्स का, तो टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट। ये एंट्री कब होगी? व्हेन द डिबेंचर्स आर इशूड एट पार। अगर डिबेंचर्स कंपनी कर रही है इशू प्रीमियम पे तो वेंडर अकाउंट डेबिट again by the amount of purchase consideration to 12% debentures account, ठीक है, and to securities premium reserve account। securities premium reserve के अमाउंट से आप SBI अकाउंट को क्रेडिट करोगे। अब अगर कंपनी डिबेंचर्स इश्यू कर रही है एट डिस्काउंट तो कंपनी एंट्री क्या करेगी? वेंडर अकाउंट डेबिट अगेन बाय द अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, एक बात का ध्यान रखना, जब ये सिचुएशन होगी तो जो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स है इसको राइट ऑफ करने की एंट्री जरूर पास करना सॉल्यूशन में, अगर उस एंट्री को इग्नोर करने के लिए नहीं बोला है तो। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये आती है कि सर हम नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैसे निकालेंगे? तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी issued by the company
इज इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन divided by issue price per डिवेंचर। ठीक है ना सर, यहां पर शेयर्स के केस में शेयर लिख देते थे। हाँ, बस इश्यू प्राइस से डिवाइड कर दो। अगर 100 रुपीज का डिवेंचर 100 पे इश्यू कर रहे हो, यानी एट पार इश्यू कर रहे हो, तो यहाँ पर 100 से डिवाइड करोगे। 100 रुपीज का डिवेंचर 120 पे इश्यू कर रहे हो तो 120 से डिवाइड करोगे। 100 रुपीज का डिवेंचर 80 रुपीज पे इश्यू कर रहे हो तो 80 से डिवाइड करोगे परचेज कंसिडरेशन को, और हमारे नंबर ऑफ डिवेंचर्स आ जाएंगे। ठीक है, आओ चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं और उसके बाद आखिरी क्लास ओवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दे रखा है, अ कंपनी परचेज्ड असेट ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ ₹9,90,000 फ्रॉम अनदर कंपनी। It was agreed that the purchase consideration be paid by issuing 11% debentures of ₹100 each. Assume that the debentures have been issued at par at a premium of 10% and at a discount of 10%. Give necessary journal entries in the books of purchasing company. Purchasing company की books में हमें journal entries pass out करनी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर first entry when the asset is taken over by the purchasing company, entry क्या पास करोगे? पहले तो फॉर्मेट बना लो, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम और रुपी के साइन। ठीक है, अब when the asset is taken over by the purchasing company, entry will be sundry assets account debit, ₹9,90,000 to वेंडर अकाउंट। वेंडर का नाम दे रखा हो तो नाम से अकाउंट ओपन करेंगे, अदरवाइज वेंडर अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट कर देंगे परचेज कंसिडरेशन का 9,90,000। एंट्री नंबर सेकंड, अब कंपनी को क्या करना है? डिवेंचर्स इश्यू करने हैं। तो केस नंबर 1 में कंपनी एज्यूम कर रही है कि डिवेंचर्स इश्यू किए गए एट पार, तो मुझे बताओ कितने डिवेंचर इश्यू करेंगी कंपनी? 9,90,000 डिवाइडेड बाय 100, आपके आ गए 9,900 डिवेंचर्स। ठीक है ना, तो एंट्री होगी वेंडर अकाउंट डेबिट 9,90,000 टू 11% डिवेंचर्स अकाउंट 9,90,000। ध्यान रखना, नरेशन में आपको बताना पड़ेगा, साफ साफ लिख देना नरेशन में कि इश्यू ऑफ 9,900 कॉमा 11% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट पार कैलकुलेटेड एज बिलो। ये कैलकुलेशन दिखा देना, नहीं तो इसका देना पड़ेगा आपको वर्किंग नोट। बेटा यहाँ पर ये बताना जरूरी है कि आपने कितने डिवेंचर्स इश्यू किए हैं। ठीक है ना, उसके बाद केस नंबर सेकंड में 10% प्रीमियम और केस नंबर थर्ड में 10% डिस्काउंट। तो केस नंबर सेकंड की बात करें तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स टू बी इशूड 9,90,000 डिवाइडेड बाय 110 इश्यू प्राइस हो गया। देखो बच्चों, 100 रुपीज फेस वैल्यू थी या नॉमिनल वैल्यू थी, 10% प्रीमियम, तो 100 का 10% 10 रुपीज, तो इश्यू प्राइस हो गया 110। 0 से 0 कटा आपका 11 9 99, 9,000 डिवेंचर्स आपके इश्यू होंगे। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी? वेंडर अकाउंट डेबिट 9,90,000 टू 11% डिवेंचर्स अकाउंट। आपके आए थे 9,000 डिवेंचर्स, 100 रुपीज नॉमिनल वैल्यू, 9 लाख रुपीज तो डिवेंचर्स अकाउंट में क्रेडिट हो गया, और टू
सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 9,000 डिवेंचर्स इंटू 10 रुपीज 90,000, ये आ गया। क्लियर है? यहां पर भी नरेशन के अंदर लिखते समय ये कैलकुलेशन नरेशन में शो कर देना ताकि आपको वर्किंग नोट बनाने की रिक्वायरमेंट ना हो। ठीक है, आगे देखो केस नंबर 3, व्हेन द डिवेंचर्स आर इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, तो अगेन मैं बोलूंगा 9,90,000 डिवाइडेड बाय 90 रुपीज इश्यू प्राइस हो गया, 11,000 डिवेंचर्स आ गए। एंट्री कैसे करोगे? वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर तो 990 से ही डेबिट होगा तभी तो उसका अकाउंट क्लोज होगा। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, बताओ कितने? 11,000 डिवेंचर्स है, 10 रुपीज पर डिवेंचर डिस्काउंट, तो 1,10,000 ये आ गया आपका अमाउंट। टू 11% डिवेंचर्स अकाउंट, 11,000 into 100, that is 11 lakh रुपीज। ठीक है ना, टोटल यहाँ पे भी लगा के देख लो 11 लाख ही आएगा। ठीक है ना, तभी तो डबल एंट्री सिस्टम हमारा कंप्लीट होगा। उसके बाद लास्ट एंट्री, क्योंकि डिवेंचर डिस्काउंट पे इश्यू किए हैं तो जो डिस्काउंट ऑन इश्यू डिवेंचर्स है 1,10,000 का, इसको राइट ऑफ भी तो करोगे। तो एंट्री होगी सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। सर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, आप खुद सोचो क्या यहाँ पर सिक्योरिटी, सर आ तो गया ऊपर केस नंबर 2 में। अरे बेटा वो एक बिल्कुल सेपरेट केस था। क्या 3rd केस में हमारे पास एसपीआर अवेलेबल है? नो सर नो। क्या कैपिटल रिजर्व है? सर वो भी नहीं है। तो फिर स्टेटमेंट ऑफ P&L से राइट ऑफ करो ना। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1,10,000 टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट 1,10,000। ये हो गया आपका क्वेश्चन। आई होप इसके अंदर आपको डाउट होगा नहीं। कल की क्लास में अब हम इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ और नए क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक आपका काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आने एक्सपेक्टेड है। तो कुछ और क्वेश्चन करेंगे इश्यू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश के कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही। जो आज मैंने पढ़ाया उसको अच्छे से रिवाइज करो, कोई डाउट्स हो तो कल की क्लास में पूछना। बाकी कल मिलते हैं बच्चों। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। गुड बाय।